जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था और टॉपिक रहेगा हम लोग का मांझी परगना शासन व्यवस्था। जाहिर सी बात है, जब भी मांझी की याद आती है तो हम लोग का संथाल परगना मांझी परगना शासन व्यवस्था मतलब संथाल जनजाति के बारे में हम लोग का दिमाग में वो ख्याल आता है। तो उसी संथाली जनजाति का जो परंपरागत शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज़रूर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। तो मांझी परगनित शासन व्यवस्था या मांझी परगना शासन व्यवस्था का अगर देखा जाए, मांझी परगनित शासन व्यवस्था, मांझी परगनित शासन व्यवस्था कौन से जनजाति का है? ये संथाल जनजाति का है। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था कौन से जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है? तो हम लोग का संथाल जनजाति। एक क्वेश्चन आप लोग का खाते में आ गया होगा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि संथाल जनजाति है मतलब ये किधर है। संथाल हम लोग का संथाल परगना में है, उधर ही ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा हम लोग का संथाल परगना में है। परगना से परगनित याद रखने का एक ट्रिक है। संथाल परगना में, संथाल परगना में कौन है? संथाल लोग है, परगनित हो गया याद। संथाल जनजाति चूँकि ये संथाल परगना में बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे पहाड़िया लोग रहते थे, तो सरैया पहाड़िया का जो जनजाति व्यवस्था था उसी से ये लोग मांझी परगनित शासन व्यवस्था को सीखे हैं, समझे हैं और उसी को फिर सामाजिक ताना बाना संगठन में उसको मतलब बनाने का प्रयास किए हैं और उसी के मद्देनज़र हम लोग को देखने को मिलता है मांझी परगनित शासन व्यवस्था। तो कहाँ से लोग सीखे हैं? ये सरैया पहाड़िया से सीखे। कौन सा? सरैया पहाड़िया जो जनजाति है उससे लोग क्या सीखे हैं? कौन सी? मांझी परगनित शासन व्यवस्था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संथाल जनजाति के द्वारा अपनी परंपरागत शासन व्यवस्था मांझी परगनित शासन व्यवस्था कौन से जनजाति से प्रेरित होकर या कौन से जनजाति से प्रभावित होकर लाई गई है, तो ये कौन सा होगा? सरैया पहाड़िया। तो जाहिर सी बात है, जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है तो सबसे पहले यहाँ पहाड़िया लोग रहते थे, फिर संथाल लोग बाद में आकर यहाँ रहने लगे और इसी क्रम में फिर अंततः संथाल जनजाति ये पूरा क्षेत्र कब्जा कर लेते और उसी तरीके से संथाल परगना में मुख्य रूप से संथाली जनजातियों के नाम से जाना गया। तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए होंगे कि मांझी परगना शासन व्यवस्था जो लाई गई है वो कौन सी जनजाति से ली गई है? सरैया पहाड़ी जनजाति से संथाली जनजाति ने ली है और उसी से प्रेरित होकर मांझी परगना शासन व्यवस्था हम लोग को देखने को मिलता है। आगे हम लोग इसके देखेंगे कि मांझी परगना शासन व्यवस्था की बात किया जाए तो अभी जैसे कि मान के चलिए अभी थोड़ा कुछ अगर असामाजिक तत्व अगर मिलता है तो उस पर दंड दी जाती है। तो यहाँ पे भी दंड की व्यवस्था है, तो यहाँ पे भी दंड दी जाती है। दंड शारीरिक भी होगा और आर्थिक भी होगा। शारीरिक आर्थिक दंड दिया जाता है। दंड में कठोर दंड भी था और सरल या क्या बोलेंगे इसको, कठोर दंड और उसको हम लोग छोटा दंड जिसको बोलेंगे सरल या छोटा दंड भी बोलेंगे। कठोर दंड उसको किया जाता है जो समाज के ताना बाना को पूरी तरह से बदल देता है, पूरा मतलब घिनौना जो कृत किया जाता है, जैसे कि अवैध संबंध बनाना, अपने जाति के मतलब अपने जो लोग का गोत्र है सेम गोत्र में अगर संबंध बन रहा है, अवैध संबंध हो रहा है तो उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाता है उस आदमी का, और उसको जो सामाजिक बहिष्कार की जाती है उसी को बिटलाहा कहा जाता है। तो कठोर दंड में क्या होता है? अवैध संबंध में अगर कोई मतलब पकड़ा जाता है या फिर कोई उस टाइप से मतलब करते हैं, कृत करते हैं, घिनौना कृत करते हैं
घिनौना कृत करते हैं तो उसको क्या किया जाता है? सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार, और सामाजिक बहिष्कार को ही फिर क्या कहा गया? बिटलाहा। बिटलाहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिटलाहा, कि बिटलाहा क्या है? तो क्या है बिटलाहा? एक सामाजिक बहिष्कार है। कौन से जनजाति का? संथाल जनजाति का। तो ये समझ में आ गया, ये बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार है, और ये अवैध संबंध या फिर जो घिनौने कृत होता है उसको उसमें ये लाया जाता है। सबसे कठोर दंड है। सबसे छोटा दंड अगर दिया जाए तो उसको बोला जाता है करेला दंड। कौन सा दंड? करेला। ये करेला वाला है, करेला दंड। और इसमें 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक इसमें मतलब जुर्माना लगाया जाता है करेला दंड में। तो इतना दूर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। अब हम लोग आगे चलेंगे कि जो ये लोग संथाल ग्राम सभा को मतलब मोरे हॉर भी कहा जाता है। इतना दूर आप लोग नोट किए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोग भी आजकल स्मार्ट यूज कर रहे हैं। लिखने का तो मन है ही नहीं, तो क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट मार देते हैं। अरे लिखिए बाबा, जब तक नहीं लिखिएगा तब तक कैसे मेंस में लिखिएगा? जेपीएससी में लिखने का आदत है अभी से डालना होगा। चाहे कुछ भी पढ़ो लेकिन लिख लिख कर पढ़ना है, मतलब लिखना जरूरी है, इसका मतलब यही हो रहा है ना। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? संथाल ग्राम सभा। संथाल ग्राम सभा। तो संथाल ग्राम सभा में अगर देखा जाए तो संथाल ग्राम सभा में क्या होगा? संथाल ग्राम सभा में हम लोग को क्या करना होता है कि इसको क्या कहा जाता है संथाली जनजाति में? तो इसको मोरे होर कहा जाता है। मोरे होर किसको कहा जाता है? मोरे होर किसको कहा जाता है? संथाल ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? मोरे हड़। तो जो मोरे हड़ है उसको क्या कहा गया? संथाल ग्राम सभा। एक्चुअली इसमें जो इसको और भी मतलब इसका जो मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ तो 5 आदमी का सभा। शाब्दिक अर्थ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मोरे हड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होगा? तो क्या होगा? 5 आदमी की सभा। 5 आदमी की सभा। तो इतना दूर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। संथाल ग्राम सभा को मोरे होर भी कहा जाता है, और मोरे होर का शाब्दिक अर्थ होता है 5 आदमी की सभा, मतलब अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन्स। इनका उद्देश्य क्या होगा? कि जो भी सभा होगा इसका उद्देश्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, भूमि पारिवारिक संपत्ति के विभाजन, विवाह मामले में अगर कुछ हस्तक्षेप हो रहा है, कुछ विवाद आ रहा है तो उसको समाधान करना है। सार्वजनिक भूमि पर बंटवारा कैसे करना है, उस पर जो विवाद होता है उसका निपटारा करना है। तो ये सब क्या है? ये सब एक काम है, ये सब एक उद्देश्य है, ये सब एक मतलब उसका कार्य का हिस्सा है जो मोरे होर करते हैं। तो इतना दूर हम लोग समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि जो संथालों की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है, संथालों का जो परंपरागत शासन व्यवस्था यानी माझी परगणित शासन व्यवस्था, ये 3 चरणों में देखने को मिलता है। कितने चरणों में मतलब कितने स्तर है? जैसे कि पंचायती राज 3 स्तर में है, उसी तरीके से ये भी हम लोग का 3 स्तरों में हम लोग को देखने को मिलता है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। तो 3 स्तर में कौन कौन सा है? पहला जो होगा ग्राम स्तर पर होगा, ग्राम स्तर पर होंगे। दूसरा जो होगा हम लोग का कहाँ पे होगा ग्राम स्तर के बाद? देश माझी परगना, देश माझी परगना, देश माझी परगना होगा। और अंतिम जो होगा हम लोग का परगणित स्तर पर होगा, परगणित परगणित स्तर का होगा। तो अब हम लोग ये तीनों स्तरों में एक एक करके देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे हम लोग
बढ़ते चलेंगे और हम लोग का नॉलेज, हम लोग का जानकारी आते रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ग्राम स्तर पर, शुरुआत हमेशा ग्राम स्तर पर ही करेंगे क्योंकि हम लोग ग्राम स्तर के ही हम लोग आदमी है, ग्रास रूट से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? ग्राम स्तर से। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो जो ग्राम है, जो कोई एक गांव है, जो एक संथाली जनजाति का जो गांव है, उस गांव का हेड कौन होगा? जैसे अभी मुखिया होता है तो उसी टाइम पे भी मुखिया होता है, उस टाइम भी मुखिया होता था। तो उस मुखिया को क्या कहा जाता था? उस मुखिया को माझी कहा जाता था। मतलब जो गांव का प्रमुख होगा उसको माझी कहेंगे। और चूंकि गांव का प्रमुख है, इसका मतलब है कि गांव से संबंधित जो भी वाद विवाद होगा, गांव से संबंधित जो भी आयोजन की जाएगी, सबकी अहम भूमिका किसकी रहेगी? गांव की मुखिया। और गांव की मुखिया कौन है? मांझी। तो मांझी संथाली जनजाति का जो गांव है उसका सबसे जो मतलब सबसे प्रथम इकाई जो है या सबसे छोटी इकाई है, उसको हेड कौन है? हम लोग का कौन? मांझी। तो हम लोग अब इसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ का कौन है? मांझी। मांझी कौन है? ये गांव का प्रमुख है। मांझी कौन है? ये गांव का प्रमुख है। गांव का प्रमुख होने के नाते ये सब कुछ ये अपना काम करते हैं। मतलब जो भी गांव में विवाद वगैरह होगा सब होगा इन्हीं ने करेगा। वंशानुगत होता है, ये इम्पोर्टेंट है। वंशानुगत होता है, ये ज़रूरी है कि ये वंशानुगत है। जमीन जायदाद आपसी झगड़े जितने भी इसमें हैं सब कुछ निपटारा कौन करता है? मांझी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये नहीं कर पाता है, वो है कि जो हत्या जैसे जो गंभीर मामले होता है उसमें वो निर्णय नहीं दे पाता है। ये इनका नहीं है। मतलब हत्या जैसे गंभीर मामलों में निर्णय नहीं दे पाता। जैसे कि जो जिला न्यायालय है या उसके नीचे अगर हम लोग जाएं तो लोग मृत्युदंड नहीं दे पाता है। जो अगर खाप पंचायत या जो छोटे छोटे पंचायत है जो गांव घर में हम लोग को देखते हैं तो वो क्या मृत्युदंड दे पाता? नहीं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक दंड देंगे, शारीरिक दंड देंगे। तो उसी तरीके से जो मांझी है, मांझी का भी हत्या जैसे गंभीर मामलों में निर्णय नहीं दे पाता है क्योंकि ये मांझी एक उस लेवल का इसको बोला जाता है कि उसके लिए एक अलग से मतलब कमेटी बैठी जाएगी, जैसे होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। उसी तरीके से क्योंकि मृत्युदंड देना या हत्या कोई करते तो उसको कोई मामूली अपराध नहीं है, तो इसलिए मांझी के पास ये शक्ति नहीं है। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। मांझी की अनुपस्थिति में तो इतना मिटा देना, ये समझ में आ गया होगा, तो मिटा देते हैं। तो गांव का प्रमुख है, वंशानुगत है, लेकिन हत्या जैसी जो मामले है उसमें कुछ निर्णय नहीं देता। लेकिन हत्या वाले निर्णय को छोड़कर बाकी सब कुछ काम कौन करता है? मांझी करता है। मांझी की अनुपस्थिति में, मांझी की अनुपस्थिति में कौन आते हैं? मांझी की अनुपस्थिति में हम लोग का आता है, क्या नाम है उसका? प्रमाणिक। प्रमाणिक। फिर से यही कहूँगा कि प्रमाणिक अभी का जो हम लोग का कास्टिसिज्म में जो कास्ट है वो नहीं है। प्रमाणिक एक पद है हम लोग का संथाल जनजाति में। तो जो प्रमाणिक है ये मांझी की अनुपस्थिति में काम करता है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग उपमाझी कहेंगे। उपमाझी कहेंगे ना? उपमाझी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मतलब मांझी के अनुपस्थिति में कोई काम करते हैं तो हम लोग वो काम करता है प्रमाणिक, और प्रमाणिक को हम लोग क्या कहेंगे? उपमाझी कहेंगे। क्या कहेंगे? उपमाझी। ये तो उपमाझी हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो उपमाझी का या फिर प्रमाणिक का क्या क्या काम है तो उसको एक बार देख लेते हैं। ये भी वंशानुगत है। ये भी वंशानुगत मतलब अगर किसी के बाप, किसी के पापा है प्रमाणिक तो उसका बेटा भी प्रमाणिक होगा, उसका बेटा का बेटा भी प्रमाणिक ही होगा। इसका मतलब यही हो रहा है। और अब अगर इसमें देखा जाए और जो मांझी के सहयोगी होगा, ये तो अनुपस्थिति में उपमाझी है। अगर मांझी के सहयोगी होगा, जो मांझी के सहयोगी जो प्रमाणिक होगा, मांझी के सहयोगी जो होगा उसको हम लोग जोग प्रमाणिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? जोग प्रमाणिक कहेंगे। किसके?
जो मांझी के सहयोगी होगा। अनुपस्थित में उपमांझी का काम करेंगे प्रमाणिक, लेकिन सहयोगी के रूप में कौन रहेगा? जोग मांझी, जोग प्रमाणिक, सॉरी। तो इतना समझ में आ गया होगा। इनको जो प्रमाणिक को जो मतलब पैसा मिलता है, इसके लिए कोई टैक्स नहीं लगता है जिस ज़मीन पे, लेकिन इनको अलग से मालगुजारी देना पड़ता है। बोलने का मतलब है कि प्रमाणिक को जो काम के बदले जो भूमि मिलती है वो तो लगान मुक्त रहता है, लेकिन जितना इनकम होता है उसमें से कुछ मालगुजारी सरकार को देनी पड़ती है। तो इतना हम लोग समझ में आ गया मांझी प्रमाणिक और जोग प्रमाणिक के रूप में। अब हम लोग देखेंगे जोग मांझी के रूप में थोड़ा। इतना समझ में आ गया ना? तो हम लोग क्या क्या देखे? मांझी देखे, मांझी के बाद हम लोग प्रमाणिक देखें, प्रमाणिक देखिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग क्या है? जोग मांझी, जोग मांझी। अभी हम लोग जोग प्रमाणिक देखे थे, जो मांझी के क्या थे? मांझी के सहयोगी थे। तो जोग प्रमाणिक मांझी के सहयोगी है, और जो जोग मांझी है ना, जोग मांझी नैतिक व्यवस्था का देखभाल करता है। किसका? नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता है। नैतिक व्यवस्था का देखभाल, नैतिक व्यवस्था का देखभाल कौन करता है? जोग मांझी करता है। कौन? जोग मांझी। शासन संबंधी जो भी काम होगा, शासन संबंधी जो भी काम होगा कौन करेंगे? जोग मांझी करेंगे। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो विवाह से संबंधित विवादों का निपटारा, विवाह से संबंधित विवादों का निपटारा, विवाह से संबंधित जो विवाद है, विवादों का निपटारा। अगर मान के चले जोग मांझी का और एक काम है, जोग मांझी का टाइटल, अगर मान के चले कहीं पे अवैध संबंध बनता है और उसके बाद वो लड़के का नाम नहीं बता पाते हैं, और जो बच्चा पैदा होने वाले हैं उसका जो टाइटल होगा वो टाइटल कौन देता है, या फिर वो किसके संदर्भ में आएगा? वो आएगा जोग मांझी के दौरान। लेकिन वैसे लड़की उस टाइप से होगा तो उसको फिर बिटलाहा भी किया जाता है। तो इस तरह से जो मतलब जो अवैध संतान होता है उसको, उससे संबंधित जो मामला है उसका भी निपटारा कौन करेगा? जोग मांझी करेगा। तो देखिए हर एक चीज़ को लिखना उतना मुमकिन नहीं है, तो जो मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ उसको आप लोग अपने से ही पॉइंट आउट वहाँ लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो इतना समझ में आ गया जोग मांझी तक। आगे हम लोग देखते हैं जोग मांझी के बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें नायक आएगा। ये तो नैतिक व्यवस्था का देखभाल कर रहा था। अब नायके आएगा। नायके जो आएगा वो धार्मिक व्यवस्था का देखभाल करेगा। जैसे कि पाहन काम करते थे मुंडा शासन व्यवस्था में, उसी तरीके से जोग मांझी मतलब मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो धार्मिक काम करेंगे वो कौन करेंगे? नायके। कौन? नायके। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो जोग मांझी भी हम लोग देख लिए। तो प्रमाणिक के बाद हम लोग क्या देखे? जोग मांझी, जोग मांझी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? नायके। नायके कौन है? नायके कौन है? धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान। और ये जोग मांझी कौन थे? नैतिक व्यवस्था को देखभाल करने वाला जोग मांझी था। नायके आ रही धार्मिक प्रधान, मतलब धर्म से संबंधित जो भी वाद विवाद होगा, धर्म से संबंधित जो भी उनको मतलब निर्णय देना होगा या जो भी मतलब काम करना होगा वो कौन करेंगे? हम लोग का धार्मिक प्रधान नायके। तो इतना समझ में आ गया। ये भी क्या यहाँ पे है? ये भी जो है, अच्छा जो मालगुजारी वाला जो था ना, मालगुजारी जो जोग मांझी है, जोग मांझी को मालगुजारी नहीं देना पड़ता था। थोड़ा मेरा गलत हो गया, उसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। जोग मांझी में जो था इसमें सरकार को मालगुजारी नहीं देना पड़ता, मालगुजारी नायके देता है। सरकार को मालगुजारी देता है कौन? नायके। धार्मिक प्रधान है, इसका मतलब धर्म से संबंधित जो भी वाद विवाद है, धर्म से संबंधित जो भी पूजा पाठ है, ये काम कौन करेगा? नायके। मतलब जो पाहन काम करता था वही काम संथाली जनजाति में या फिर
मांझी परगना शासन व्यवस्था में वो काम कौन करेंगे? नायके करेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फिर कुराम नायक। नायक के सहयोगी के रूप में कौन रहेगा? नायके के सहयोगी के रूप में कुराम नायक। अगर मान के चले कहीं पूजा पाठ करना है और नायके कहाँ चला गया? अपना ससुराल, या कि कहीं पे अपना दामाद घर चला गया, या कहीं कुछ और काम से बिजी हो गए, वो गांव में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नायके के स्थान पर कौन कर रहेंगे? कुडाम नायके। कौन रहेगा? कुडाम नायक। कौन? कुडाम नायक रहेगा इसी स्थिति में, कुडाम नायक। ठीक है। इसका अलग से भी अगर कुछ काम है, जैसे कि भूत को भगाना, गांव में जो भूत होता है, भूत भगाना, मतलब जो बोला जाता है भूत भगाना हुआ, तंत्र मंत्र भूत भगाना, तंत्र मंत्र, या फिर और कुछ काम अगर देखा जाए तो गांव से बाहर देवी देवताओं का पूजा करना। एक होता है ग्राम के अंदर ही पूजा करता, तो जो गांव के समूह होता है, लेकिन गांव के बाहर भी अगर कुछ पूजा पाठ करना होगा तो ये इसका कौन करेंगे? कुडाम नायक। और गांव के अंदर वाला जो पूजा पाठ होगा वो कौन करेंगे? ओनली नायक। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को। ये कुडाम नायक का काम है, कुडाम नायक का। आगे चलते हैं हम लोग, फिर चर्चा करेंगे। इतना समझ में आ गया ना, नायके और उनके सहयोगी कुडाम नायके। ये सब भी मिटा देते हैं, सबका काम अभी है नहीं, बाद में हम लोग लिख लेंगे जब ज़रूरत होगा। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? कुडाम नायके, मतलब नायके और उसके सहयोगी कुडाम नायके। तो नायक या नायके, जो भी इसको ये किया जाता है, उसके बाद कुडाम नायक जो इनका सहयोगी है, और देश के मतलब राज्य के बाहर, अपने गांव के बाहर जो काम करेंगे, पूजा पाठ कौन करेंगे? कुडाम नायके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गोड़ायत। कौन? गोड़ायत आप लोग देखे होंगे, गांव में भी गोड़ायत बोला जाता है। जो जानकारी गांव के मालिक के द्वारा या गांव के प्रधान के द्वारा जो जानकारी हर घर तक पहुंचाना होता है, वो गोड़ायत करता है। तो एज ए संदेशवाहक के रूप में जो काम करेंगे उसको गोड़ायत कहेंगे। आज भी वही कहेंगे कि गांव में, क्योंकि गांव में अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है लोगों का। आने वाले टाइम जब व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएगा तो ये गोड़ायत बेरोजगार हो जाएगा। तो मतलब गोड़ायत का काम क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन देना है वो गोड़ायत काम करता है। मतलब ये क्या होगा? संदेशवाहक के रूप में, संदेशवाहक के रूप में ये काम करता है। कौन? गोड़ायत। और गोड़ायत जो है इसको मांझी का सचिव भी कहा जाता है। इसको किनका सचिव है? ये मांझी का सचिव कौन है? गोड़ायत। मांझी का सचिव कौन है? गोड़ायत। ये दिख रहे हैं ना। और ये जो है ये अंतिम रूप से पदाधिकारी है, मतलब सबसे अंतिम जो पदाधिकारी है, अंतिम गांव का अंतिम पदाधिकारी, गांव का अंतिम पदाधिकारी। और गांव का प्रारंभिक पदाधिकारी किसको मानेंगे? जो वहाँ का प्रधान है, मतलब मांझी है। और अंतिम कौन है? गोड़ायत। और उसी को गांव का सचिव, मतलब मांझी का सचिव माना जाता है। ये संदेशवाहक है, मतलब मांझी जो बात कहेंगे उसको गांव के सभी घरों पे सभी लोगों को सूचित करने का काम होता है। किसका काम होता है? ये गोड़ायत का काम होता है। मतलब मैसेंजर ग्रुप के रूप में ये काम करते हैं। तो इतना हम लोग समझ में आ गया होगा। आगे और कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। गोड़ायत तो समझ में आ गया। गोड़ायत के बाद अगर हम लोग देखें तो एक होता है भगदो प्रजा। कौन होता है? भगदो प्रजा। ये भगदो प्रजा मतलब जो गांव के गांव के वे लोग जो बड़े वृद्ध, जो बुजुर्ग है, जिनके पास बुद्धिजीवी जो बुद्धिजीवी है, वो लोग जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको विचार विमर्श करने के लिए, मतलब गांव के जो बुजुर्ग आदमी जो विचार विमर्श में सहयोग करते हैं उसको भगदो प्रजा कहा जाता है। तो ये क्या होगा? ये बुजुर्ग आदमी,
बुजुर्ग बुद्धिजीवी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, बुजुर्ग बुद्धिजीवी गांव के हैं ये लोग, मतलब उस गांव में ये लोग परामर्श देते हैं। कौन? भगदो प्रजा। उसके बाद अगर भगदो प्रजा की बात देखें तो लासेर टंगाई, क्या नाम है? लासेर टंगाई। जो लासेर टंगाई है इसके बारे में अगर देखा जाए तो लासेर टंगई, सॉरी ये टंगई, लासेर टंगई जो है ये गांव का सुरक्षित प्रहरी है। गांव के सुरक्षा प्रहरी, मतलब गांव की सुरक्षा के लिए जो आदमी रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? लासेर टंगई। भगदो प्रजा जो गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, और एक जो देखने को मिलेगा हम लोग का चौकीदार, क्या? चौकीदार। तो चौकीदार नाम से पता चल रहेगा ये पुलिस की काम करेंगे लोग। चौकीदार क्या करेंगे? ग्रामीण पुलिस के रूप में इसको हम लोग जानेंगे, ग्रामीण पुलिस। ग्रामीण पुलिस का नाम क्या है? चौकीदार है। कहाँ पे? मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और एक नया चीज अगर हम लोग देखते हैं तो नाम होगा हम लोग का सुसारिया। ये सुसारिया लोग कौन है? ये जो ग्राम सभा होता है उसको संचालन करता, मतलब जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में जो संचालन करते हैं सभापति और अध्यक्ष, तो उसी तरीके से जो गांव में ग्राम सभा होगा उसका जो संचालन करेंगे उसका नाम क्या है? सुसारिया। ससुरिया नहीं समझना है, ठीक ना? ये कौन है? सुसारिया। सुसारिया। सुसारिया क्या? ये ग्राम सभा का, किसी के मन में कुछ और ख्याल नहीं आया ना? तो सुसारिया क्या है? ग्राम सभा का संचालन करता, संचालन करता, ठीक ना? तो इस तरीके से ग्राम स्तर पर इतनी जो अधिकारी हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको याद भी रखना है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि हम लोग ग्राम स्तर पर हम लोग देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार। आगे हम लोग जो देखेंगे कुछ गांव मिलके फिर एक देश माझी का मतलब जैसे पंचायत होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी निर्माण की जाती है, तो उसको अब हम लोग देखेंगे। और उसको हम लोग कौन सा स्तर मानेंगे? देश माझी प्रशासन। उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन जितना था गांव वाला में ही था। आगे शहर मतलब जो कुछ गांव मिलकर होगा उसमें उतना इम्पोर्टेंट जो शब्दावली वहाँ उतना नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग का देश माझी प्रशासन आएगा। कौन सा? देश माझी प्रशासन। जो देश माझी प्रशासन है इसमें अगर देखा जाए तो जैसे कि गांव था, गांव में हम लोग बहुत सारे पदाधिकारी देखे, सबसे प्रमुख था मांझी और सबसे अंतिम था हम लोग का गोराइत। उसी तरीके से जो एक गांव है तो उसी तरीके से 5-6 गांव मिलके जो बनता है, जैसे पंचायत हम लोग देखते हैं तो उसी तरीके से गांव 5-6 गांव मिलकर जो शासन व्यवस्था बनता है हम लोग का मांझी परगणित शासन व्यवस्था में, उसका नाम क्या है? देश माझी प्रशासन। तो कितने? 5 से 6 गाँव मिलकर ये बनता है। 1 मिनट, हाँ 5 से 8 गाँव है, 5 से 8 गांव मिलकर बनता है। 5 से 8 गांव मिलकर क्या बनता है? देश माझी प्रशासन। देश माझी प्रशासन का जो गांव से मतलब ये होता है 5 से 8 मिलकर, तो इसका जो प्रमुख होगा, प्रमुख कौन होगा इसका? देश माझी ही होगा। देश माझी मतलब 4-5 गांवों में या 5-8 गांव में मिलकर जो भी विवाद आएगा वो अंतःग्राम मतलब एक या एक से अधिक गांव मिलकर जो विवाद आएगा उसको कौन निपटारा करेंगे? देश माझी। देश माझी कौन है? देश माझी प्रशासन का प्रमुख है। तो वो 5-8 गांव में जो भी मतलब विवाद होगा, जो भी निर्णय ली जाएगी उनका कौन करेंगे? उनकी निर्णय देश माझी करेंगे। तो इतना जैसे हम लोग को समझ में आता है। तो अगर इधर मान के चलिए देश माझी है ना, तो मांझी यहाँ रहेंगे। मांझी कितना होगा? चूँकि 5-8 गांव होगा तो 5-8 मांझिलों के द्वारा ये चुना जाता है। तो ये जो चुना जाता है देश माझी कोई वंशानुगत नहीं है,
देश माझी को चुनते हैं कौन, जो 5 से 8 जो गांव हैं उस गांव के जो प्रधान होंगे, मतलब जो मांझी होंगे, वही मांझी मिलकर देश माझी को चुनते हैं। जैसे कि कुछ पंचायत में उसको फिर पंचायत सचिव में, मतलब पंचायत मुखिया, उसी टाइप से इसमें भी चुना जाता है। तो इसको अगर हम लोग जब भी देखते हैं तो अगर जो यहाँ पे कोई विवाद, अगर यहाँ पे विवाद को अगर समाधान नहीं होता है तो इस समाधान के लिए किसके पास भेजा जाएगा, देश माझी के पास। अगर यहाँ समाधान नहीं होते किसी विवाद का, कहाँ का, जब माझी के द्वारा, तो देश माझी को भेजा जाएगा। तो इतना ही हम लोग को देश माझी शासन व्यवस्था में पढ़ना था। आगे हम लोग देखेंगे परगणित शासन व्यवस्था, मतलब ये अगर 5 से 8 गांव मिलकर देश माझी प्रशासन बन रहा है, तो अभी 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनेगा, परगणित शासन व्यवस्था, मतलब परगणित प्रशासन। तो उसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 5 से 8 मिलकर क्या बन रहा है, देश माझी प्रशासन ना। तो अभी इससे बाद मिलेगा कितना, ये 5 से 8 विलेज मिलके बन रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये माझी शासन व्यवस्था, माझी ग्रामीण स्तर पर आ रहा है, और ये हम लोग का, और यहाँ पे फिर 15 से 20 गांव मिलकर, 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनता है, 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनता है हम लोग का, परगणित प्रशासन, परगणित प्रशासन। परगणित प्रशासन कहाँ बनता है, 15 से 20 गांव मिलकर परगणित प्रशासन बनता है। और इसका जो प्रमुख होगा, प्रमुख का नाम क्या है, परगणित ही होगा, परगणित। तो ये परगणित यहाँ क्या है, ये प्रमुख है, कहाँ का, परगणित शासन व्यवस्था के। कौन है यहाँ के प्रमुख, परगणित। तो इसी तरीके से जो मतलब देश माझी जो शासन व्यवस्था में जो वाद विवाद को निपटारा नहीं कर पाता था, पहले तो हम लोग को ये देखना है कि माझी जो वाद विवाद को निपटारा नहीं कर पाता था वो देश माझी को भेजता था, और जब देश माझी भी उसको नहीं कर पाएगा तो किसको भेजेगा, परगणित को। परगणित, तो वहाँ पे अगर परगणित भी नहीं कर पाएगा तो फिर दिसुम परगना को भेजा जाएगा, वो हम लोग आने कुछ टाइम बाद देखेंगे। तो यहाँ तक जैसे ही हम लोग देखते हैं, तो इसी के अगर 100 गांव के आसपास, 100 गांवों से मिलकर क्या बनता है, एक दिसुम परगना, दिसुम परगना। और ये दिसुम परगना जो बोले ये हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन जब परगणित शासन व्यवस्था किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाता है तो ये कौन हैंडल करता है, दिसुम परगना, और वही अंतिम रूप से जो बोलेंगे वही निर्णय हो जाएगा। तो इतना हम लोग जैसे देखते हैं, दिसुम परगना का मुखिया जो होगा, मुखिया इसको क्या कहेंगे, राजा दिसुम, राजा दिसुम कहेंगे इसको, राजा दिसुम परगना जो यहाँ का हेड होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि दिसुम परगना कौन सी जनजाति शासन व्यवस्था में पाई जाती है या देखी जाती है, तो हम लोग का होगा माझी परगना शासन व्यवस्था में। और इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे कि परगणित निपटारा नहीं कर पाएगा तो दिसुम परगना करेगा। तो इसी तरीके से ये सबसे बड़ा जो बिटलाहा वगैरह देता है, तो बिटलाहा देने का जो दंड किसका है, इसका बिटलाहा देने का दंड कौन देता है, परगणित। बिटलाहा दंड कौन देता है हम लोग का, परगणित देते हैं बिटलाहा। और अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति भी इसी को माना जाता है, परगणित को ही। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो माझी परगणित शासन व्यवस्था जो संथाल जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, उसमें हम लोग को इतना ही पढ़ना था, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप सभी इसको एक बार अच्छा से देखने का, समझने का प्रयास कीजिए और अपने स्तर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितने भी जनजाति शासन व्यवस्था है, जितने भी जाति है, उसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी के पीटी में। ये भी कहना यहाँ जरूरी है कि ये सब जो जनजाति शासन व्यवस्था है ये जेपीएससी के मेंस का सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पीटी का है, जेपीएससी का। और साथ ही साथ जो जेएसएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी वो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।